नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 27 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो आईएएस पीसीएस जैसे सिविल सेवा परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे 27 जून 2025 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। इसे हाल ही में जारी किया गया है। जानेंगे इसमें भारत का क्या स्थान है, साथ ही दुनिया के अन्य देश किस पायदान पे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है साथियों, एक्जिम-4 मिशन है। भारत की शुभम मिश्रा इसमें एज अ पायलट के रूप में स्पेस स्टेशन में गए हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और तीसरी प्रमुख खबर है भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, इसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। और चौथा प्रमुख खबर है सालखान फॉसिल पार्क, ये क्यों सुर्खियों में है और ये भारत के किस राज्य में है, इसका अध्ययन करेंगे। और अंत में अध्ययन करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट का, जानेंगे ये सुर्खियों में क्यों है और चलते चलते देखेंगे प्रमुख दिवस को। साथियों, एक बार पुनः निवेदन है, यदि आपने डीसीआईएस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। वाई इन न्यूज, सुर्खियों में क्यों। तो साथियों, हाल ही में प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को पहली बार शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सुर्खियों में था। इस बार भारत को 99वां रैंक स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का जो कुल स्कोर है वो है 67 अंक। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा जो है वो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की जाती है और 2025 के रिपोर्ट में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। विगत वर्षों में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो 2022 में भारत की स्थिति थी 121वीं रैंक थी, 2023 में 112वीं हुई, 2024 में 109वीं हुई और 2025 में अब 99वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। यानी जो 17 हमारे सतत लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर भारत प्रयास कर रहा है और लगातार अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहा है। अन्य देशों की बात करें साथियों तो शीर्ष 3 देशों में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है, जबकि पड़ोसी देश चाइना जो है 49वें स्थान पे है। अमेरिका इसमें 44वें स्थान पे है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये 140 पायदान पे है। साथियों, तेज़ी से जो सुधार करने वाले देश हैं उसमें भारत, नेपाल, मंगोलिया और फिलीपींस शामिल हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी संख्या 17 है और इन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है। और उसके लिए भारत में जो नीति आयोग है ये भारत के राज्यों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, जहाँ पर राज्यों की क्या स्थिति है उसका नीति आयोग के द्वारा आकलन किया जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने दूसरे खबर की ओर। दूसरी जो प्रमुख खबर है वो है एक्जिम-4 मिशन। साथियों, इसका 4 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 4 लोग जो हैं वो अंतरिक्ष में गए हैं। इसमें कुल 4 देशों की भागीदारी है। इसे 25 जून 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया और जो रॉकेट इस मिशन को लेके अंतरिक्ष में गया उसका नाम है फॉल्कन 9। सर, शाम की खबर है कि बहुत ही जल्दी फॉल्कन 9 अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट आया है। तो आप ये देखिए कि कितना उन्नत किस्म का ये रॉकेट है जो एक्जिम-4 मिशन को लेके गया और वहाँ पर छोड़ के और वापस पृथ्वी पर भी लौट आया है। इसमें नासा की भूमिका सबसे ज़्यादा है, जबकि 4 सहयोगी देश इसमें शामिल हैं। मिशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन का वैज्ञानिक मिशन है ये, जहाँ पर माइक्रोग्रेविटी
में जैविक भौतिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। भविष्य में वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की नींव को तैयार करना भी एक इसका उद्देश्य है साथियों। अमर उजाला के अकॉर्डिंग जो 4 लोग गए हैं उसमें टिबोर कापू 33 वर्षीय हंगरी के हैं। ये 45 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले हंगरी के व्यक्ति हैं। भारत के शुभम शुक्ला इसमें शामिल हैं 39 वर्षीय, और ये 41 साल में भारत से जाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, जो रूस के द्वारा भेजा गया था उसमें गए थे। अब ये वैसे दूसरे भारतीय हैं, लेकिन राकेश शर्मा भारतीय मूल के थे, और पूर्ण रूप से जो भारतीय हैं ये शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं, गए हैं 41 साल में अंतरिक्ष की ओर जाने वाले, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा पेगी बेटन है अमेरिका की, जो 65 वर्षीय महिला हैं। ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में घंटा बिताने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा स्लोवेज उजवानकसी जो 41 वर्षीय हैं, पोलैंड के, ये हैं 47 साल में अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले पोलैंड के जो हैं व्यक्ति हैं। साथियों एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के लिए जो स्वर्णिम पल है कि कोई भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जा रहा है, तो उसमें शुभांशु शुक्ला जी का नाम शामिल है। इनकी जो भूमिका है ये मिशन पायलट के रूप में जा रहे हैं, और ये भारत के दूसरे नागरिक हैं, जैसा मैंने बताया कि राकेश शर्मा के बाद, और निजी मानव अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने वाले ये पहले भारतीय हैं साथियों। दूसरा अमेरिका के पेगी बेटन मैडम हैं, जो मिशन कमांडर के रूप में जा रही हैं। ये नासा की पूर्व अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये एक्जियम के लिए अब कार्यरत हैं, यानी ये नासा से रिटायर होने के बाद अब एक्जियम के लिए काम कर रहे हैं। एक्जियम एक प्राइवेट मिशन है, ये फॉल्कन 9 के द्वारा भेजा गया है साथियों। इसमें पोलैंड के स्लोवोज उजानवस्की हैं, जो ये मिशन के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पोलैंड से पहले ISS यात्री हैं। हंगरी की बात करें, ये भी मिशन विशेषज्ञ के रूप में जा रहे हैं, और ये पहले हंगेरियन अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका मिशन क्या है साथियों? तो इसका मिशन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना, माइक्रोग्रेविटी में तकनीकी परीक्षण करना, निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को बढ़ावा देना। अब अगली प्रमुख खबर है भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी। यहाँ से साथियों सवाल पूछा जाना एकदम तय है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS, उत्तर प्रदेश PCS जैसे प्रमुख PSC एग्जाम या UPSC में ऐसे सवाल पूछे जाने की भी संभावना बनी हुई है। दरअसल सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केरल राज्य वन जीव बोर्ड ने अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से बटरफ्लाई सेंचुरी का दर्जा दिया है, और यह भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है साथियों। इसकी बात करें तो ये केरल के कन्नूर जिले में है। इसकी अधिसूचना 18 जून 2025 को जारी कर दी गई थी। ये लगातार अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। इसका पहले नाम था अरालम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसका नाम कर दिया गया है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। जैसा कि मैंने कहा, ये देश का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है। इसमें लगभग 266 से अधिक प्रजाति की तितलियां हैं। केरल में पाई जाने तितली प्रजातियों की 80% जो संख्या यहीं पाई जाती है। मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा 25 वर्षों से इसकी संरक्षण का काम किया जा रहा है। साथियों अब हम चर्चा करेंगे सालखन जीवाश्म उद्यान की। सालखन जीवाश्म उद्यान की अगर बात करें, ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सालखन जीवाश्म उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी जो 10 लिस्ट है उसमें शामिल किया गया साथियों। तो यह भारत की प्राकृतिक भू विरासत यानी जियो हेरिटेज को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम है। अगर हम बात करें इस जीवाश्म उद्यान की, तो ये सालखान गांव सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है। कैमूर की जो श्रृंखला है तलहटी में, वहाँ पर फैला हुआ है साथियों ये। इसके अलावा इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो लगभग 1.4 अरब
पुराना जो स्ट्रोमेटोलाइट्स जीवाश्म है ये उसमें पाए जाते हैं। यह प्राचीनतम जीवन स्वरूपों के प्रमाण माने जाते हैं। अब साथियों बात करते हैं इसके संरक्षण की। तो प्रस्ताव ये यूपी इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा लाया गया। अब ये केंद्र को भेजा जाएगा, फिर केंद्र इसको यूनेस्को को भेजेगा, बाद में यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए तैयार होता है। तो ये देश का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगा। इससे पहले साथियों देश में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इनकी संख्या 43 है, जिसमें 35 जो है वो सांस्कृतिक हैं, 7 जो है वो कल्चरल नेचुरल हैं और 1 जो है आपका मिश्रित है। तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने हैं इस समय? 43, जिसमें सांस्कृतिक कितने हैं? 35, प्राकृतिक कितने हैं? 7 और मिश्रित कितने हैं? 1। मिश्रित जो है कंचनजंगा में जो है स्थित है, उसको मिश्रित का दर्जा दिया गया है साथियों। भारत में सबसे पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए थे उसमें शामिल था आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश में इसे 1983 में घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की, इसको भी 1983 में घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है इसको भी 1983 में, और ताजमहल को भी 1983 में घोषित किया गया था। तो 1983 में सबसे पहले जो घोषणा की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भारत में। आपसे पूछ सकता है यूपीएससी जैसा एग्जाम कि सबसे पहले भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। इसके अंतर्गत किसे किसे घोषित किया गया था साथियों? तो 4 इसमें घोषित किए गए थे, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश से शामिल थे, आगरा का किला और ताजमहल। आगरा का किला जिसे अकबर ने बनवाया है और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं साथियों, ये आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि यहाँ से लगातार यूपीएससी स्टेट पीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक समूह को जो तमिलनाडु में है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। साथियों जब चीन के राष्ट्रपति आए थे तो उन्हें यहीं पे विजिट कराया गया था भारत के मोदी के द्वारा, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, हम सभी जानते हैं। इसलिए उस समय महाबलीपुरम सुर्खियों में था, फिर यहाँ से सवाल भी पूछे गए थे। अगर साथियों हम बात करें नवीनतम 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है और पूछे भी जाते रहे हैं। सबसे अंतिम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे नवीनतम भारत का जो 43वें नंबर का है वो है मोई डाम्स या मोइदस, इसके मोइदस भी नाम है और ये असम में स्थित है। ये ओहोम राजवंश की समाधियाँ है। इसे 2024 में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। 2023 में होयसल मंदिर समूह जो कर्नाटक में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। 2021 में धौलावीरा जो हड़प्पा का एक प्राचीनतम ऐतिहासिक शहर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और 2021 में कार्तिकेय रुद्रेश्वर जो रमप्पा मंदिर है तेलंगाना का, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था साथियों। अगर हम बात यूनेस्को की करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ये अपना कार्य करना स्टार्ट किया था 4 नवंबर 1946 को कार्यान्वयन हो गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से जो स्वीकृति मिली थी वो 16 नवंबर को मिली थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है 16 नवंबर 1945 को साथियों। इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे, क्योंकि हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ था सीन नदी के किनारे और यहाँ से सवाल भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब बात करेंगे साथियों प्रोजेक्ट एलिफेंट की। ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 26 जून 2025 को प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी में संपन्न हुआ। अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है? सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग बैठक का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ? तो देहरादून ऐसा ऑप्शन दे सकता है।
अगर और ज़्यादा डीपली जाना चाहे वो तो ये भी मेंशन कर सकता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी, या ऐसे पूछ सकता है आपसे कि सुर्खियों में रहा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है देहरादून। साथियों, इस बैठक में हाथी संरक्षण से जुड़ी राष्ट्रीय रणनीतियों की समीक्षा की गई, मानव हाथी संघर्ष की स्थिति का आकलन किया गया, साथ ही वर्तमान की प्रगति पर चर्चा की गई। बात अगर साथियों करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था जंगली हाथियों का संरक्षण करना, आवास और प्रवासन गलियारों की सुरक्षा देना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना और कैद हाथियों जो हाथी कैद हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पागल हाथी हैं, उनका कल्याण करना, ये पहलू इसमें शामिल थे। भारत में जो पहला हाथी रिजर्व बनाया गया था उसका नाम है सिंह भूमि झारखंड, इसे 2001 में घोषित किया गया था। वर्तमान में देश में टोटल 33 हाथी रिजर्व हैं और ये 14 राज्यों में हैं। साथियों, इसके अलावा सर्वाधिक जो हाथी है वो कर्नाटक में पाई जाती है, जिनकी संख्या है 6049। दूसरे स्थान पे असम है, 5700 से अधिक हाथी यहाँ पर पाई जाती है, और केरल जो है तीसरे स्थान पे है। तो सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कौन सा है, सवाल अगर पूछा जाए तो कर्नाटक। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, असम। तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, केरल। प्रमुख गतिविधियों की अगर बात करें तो इसमें जो बैठक हुई है इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग पर चर्चा की गई, ट्रेन हाथी दुर्घटना रोकथाम के लिए बात की गई, हाथी गलियारों की पहचान व प्रतिस्थापन के लिए बात की गई, और गजराज यात्रा या गज उत्सव की बात की गई। सामुदायिक सहभागिता योजना पर भी चर्चा की गई। साथियों, हाथी की अगर बात करें तो दुनिया भर में इनकी 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। एक है अफ्रीकन हाथी, एक है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एक है एशियन एलिफेंट। 3 प्रमुख हाथी की जो है वो प्रजातियां हैं, यानी दुनिया भर में यही 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जैसा कि मैंने बात की, तो भारत में साथियों लगभग 25,000 से 30,000 तक हाथी, जंगली एशियाई हाथी भारत में हैं। और वैश्विक क्रम की बात करें तो भारत के पश्चात सबसे ज़्यादा जो हाथी है, एशियाई हाथी की बात कर रहा हूँ, वो थाईलैंड में है, उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार में है। यानी भारत दुनिया में शीर्ष स्तर पर एलिफेंट वाला राज्य है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी किस देश में पाए जाते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी जो पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। ऐसे सवाल वनडे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब बात करें हाथी के बारे में साथियों, तो ये IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, और ये जो एशियन एलिफेंट है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल है। जबकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट की बात करें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सबसे खराब जो स्थिति है साथियों अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की है। सभी प्रजातियों के संरक्षण की दृष्टि से उच्च प्राथमिकता पर हैं। आज की अगली प्रमुख खबर है साथियों नाटो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 24 से 25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड में पहली बार किया गया। नीदरलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है, जब से नीदरलैंड साथियों नाटो का सदस्य बना है तब से आज तक कभी भी उस देश में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ। पहली बार नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसलिए सुर्खियों में है। और नाटो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, कारण आप जानते हैं कि वर्तमान में यूक्रेन तथा रूस का संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष इसी बात पे शुरू हुआ था क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसलिए नाटो हमेशा सुर्खियों में रहता है। और इस बार यूपीएससी के एग्जाम में 2025 में साथियों नाटो से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं। तो नाटो इतिहास में पहली बार था जब नीदरलैंड इसका मेज़बान बना था। बैठक में सदस्य देशों ने सुरक्षा, हालांकि मेज़बान पहले ही बन चुका है, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। इसमें प्रमुख जो चर्चा हुई वो यूक्रेन संघर्ष के बारे में हुई, इजराइल ईरान संकट पे हुई, साइबर सुरक्षा पे हुई, और चीन रूस से जो खतरा नाटो अपने आप को समझता है उस पर चर्चा की गई। साथियों जो इनका आर्टिकल 5 है नाटो का, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है नाटो कंट्रीज पे, तो ये सब पे हमला होगा
और ये जवाब सभी पे दिया जाएगा। हालांकि अभी आप देखो ऐसा भी कुछ बात है नहीं, अभी ईरान ने अमेरिकी बेस पे हमला किया कतर में जब, तो एक तरीके से अमेरिकी बेस पे हमला होना ये पूरे नाटो पे हमला था, लेकिन उसके बाद देखो इजराइल तथा ईरान में शांति स्थापित हुई, संघर्ष विराम हुआ और अमेरिका कहीं ना कहीं इस युद्ध से अपने आप को पीछे हटा लिया। ये भी काफ़ी सुर्खियों का विषय बना हुआ है। लेकिन आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा और सारे लोग मिलकर इसका जवाब देंगे। इसीलिए ये काफ़ी मजबूत संगठन है और इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, इसकी जो प्रमुख निर्णय हैं उसमें नाटो का जो शिखर सम्मेलन है उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, तो इसमें निर्णय लिया गया सदस्य देशों के द्वारा कि रक्षा व्यय को अपने जीडीपी को ये 5% से भी ऊपर बढ़ाएंगे। अभी जिसमें इन्होंने 3.5% मुख्य सैन्य खर्च की बात की है, 1.5% जो है ये सहयोगी सुरक्षा खर्च पे, यानी जो नाटो का जीडीपी होगा ये 5% होगा। साथियों कह रहे हैं इसमें हम 3% के आसपास मुख्य सैन्य खर्च यानी जो हथियार होते हैं उस पर करेंगे और 1.5% जो सहयोग के रूप में जो देशों की सुरक्षा और सहयोगिता है उस पर खर्चा करेंगे। साइबर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न खतरा की निगरानी तथा साझा रणनीति पर चर्चा की गई, सहमति दर्ज की गई और नाटो का रुख अब और आक्रामक सक्रिय होगा ऐसा बताया गया है रूस और चीन को लेके। साथियों नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे शीतकाल में सोवियत संघ के खतरे से सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वर्तमान में साथियों नाटो में 32 सदस्य हैं। हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि 30वां सदस्य नाटो का कौन सा है, 31वां सदस्य कौन सा था, और स्वीडन, फिनलैंड, मोंटेनेग्रो जैसे देशों को ऑप्शन में रखा गया था। तो 30वां सदस्य साथियों जो बना था, 21वां सदस्य यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसमें कुछ गलती है, नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं है, यहाँ पे स्वीडन फिनलैंड होंगे, इसमें गलती हो गई है। तो 2 नवीनतम जो सदस्य हैं वो स्वीडन और फिनलैंड है साथियों। तो ये था 27 जून 2025 का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।